नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, क्रैक परीक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं अमित, लेकर आया हूं आरआरसी ग्रुप डी का 5 सितंबर सेकंड शिफ्ट के हूबहू क्वेश्चंस और पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ। सो फ्रेंड्स, हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। हमारा क्वेश्चन है कि बौनापन का कारण क्या है। बौनापन का कारण क्या है। सो फ्रेंड्स, हम आपको बता देते हैं कि जो वृद्धि हार्मोन होता है, उस वृद्धि हार्मोन यानी कि जो पीयूष ग्रंथि होती है, उससे एक स्रावित होती है वृद्धि हार्मोन। क्या होती है? आपका वृद्धि हार्मोन स्रावित होती है। तो सो फ्रेंड्स, हम आपको बता दें, यही जो वृद्धि हार्मोन होती है वो शरीर में वृद्धि और विकास को नियंत्रित करता है। वृद्धि और विकास को नियंत्रित करता है। हम आपको बता दें कि अगर बाल्यावस्था में इस हार्मोन की स्राव में यानी कि श्रावण में कमी हो जाएगी तो उसी के कारण क्या होता है, मनुष्य में बौनापन आ जाता है। तो सो फ्रेंड्स, मेन ये कौन सा है? पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि से ही स्रावित होता है वृद्धि हार्मोन, और वृद्धि हार्मोन की कमी के कारण ही होता है बौनापन। सो फ्रेंड्स, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा जो अगला प्रश्न है वो ये है कि अम्लीय वर्षा का पीएच मान कितना होता है। तो हम आपको पहले बता देते हैं अम्ल वर्षा क्या है। अम्ल वर्षा क्या है कि जब यह मतलब कि जब कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और ये सब गैसें वायुमंडल में मौजूद रहती हैं, और फिर जब वर्षा होती है तो जो वर्षा होती है उन सब गैसों के साथ मतलब मिल के नीचे धरातल पे आती हैं, तो उसी को ही क्या कहते हैं? अम्ल वर्षा कहते हैं। यानी कहते हैं उसे क्या कहते हैं? अम्ल वर्षा कहते हैं। तो अगर शुद्ध जल का पीएच की वैल्यू बात करते हैं तो 5.5 से लेकर 5.7 के बीच में होता है। आप लोग ये मत समझिएगा कि जो 7 पीएच होता है, 7 पीएच एकदम न्यूट्रल वाटर का होता है। जो हम लोग शुद्ध जल होता है वो जो मतलब कि उसमें बहुत सारे मिनरल्स, यानी जो पीने वाला पानी होता है बहुत सारे मिनरल्स होते हैं, तो वो लगभग एसिडिक नेचर का ही रहता है। लेकिन अगर अम्लीय वर्षा की बात करें तो अम्लीय वर्षा जो होता है 5.5 से ही कम होता है। 5.5 से ही कम होता है। यानी चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा जो अगला प्रश्न है वो ये है कि कह रहा है कि जलीय जीव किस प्रकार श्वसन करते हैं। जलीय जीव किस प्रकार श्वसन करते हैं। तो हम आपको बता दें, लगभग जैसे मछली होती है उसमें गिल्स होती है, तो वो गिल्स क्या करती है, जो आप वाटर में यानी कि जो ये पानी होती है, पानी में जो घुली हुई ऑक्सीजन होती है, पानी में जो घुली हुई ऑक्सीजन या मिक्स हुई ऑक्सीजन होती है, उसी से वो लोग क्या करते हैं? श्वसन करते हैं गिल्स के थ्रू, या फिर मतलब कि जो भी सांस लेने वाला ऑर्गन हो, तो पानी में घुली हुई ऑक्सीजन के द्वारा ही वो लोग क्या लेते हैं? अपना श्वसन करते हैं। सो फ्रेंड्स, चलते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। हमारा जो अगला प्रश्न है वो ये है कि अनुच्छेद 343 ए किससे संबंधित है। 343 ए किससे संबंधित है। तो हम आपको बता दें, संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। कह रहा है कि संघ की राजभाषा जो है वो हिंदी होगी और लिपि जो होगी वो देवनागरी लिपि होगी। यही 343 ए में क्या है? वर्णित है। सो फ्रेंड्स, हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा जो अगला प्रश्न है वो ये है, ये अगला प्रश्न ये है कि एक मान लीजिए कि एक परिपथ में R1 10 है, R2 20 है ओम। R1 यानी कि रेजिस्टेंस, पहला जो प्रतिरोध है वो 10 ओम और जो दूसरा प्रतिरोध है वो 20 ओम है, और समांतर क्रम में लगे हुए हैं। तो उसका जो वोल्टेज नहीं पूछा, V और 1/V2 का नहीं पूछा है, केवल करेंट के रेशियो को पूछा है। किसके पूछा है? करेंट के रेशियो को पूछा है। तो सो फ्रेंड्स, हम आपको इसको लेकर चलते हैं, थोड़ा सा मतलब कि अच्छे से दिखाने की कोशिश करते हैं। तो सो फ्रेंड्स, अब देखिए यहाँ पर क्या होगा कि देखिए मान लीजिए ये क्या है? आपका ये परिपथ है। क्या है? परिपथ है। ये पहला रेजिस्टेंस हो गया, और यहाँ पर जो हो गया ये दूसरा रेजिस्टेंस हो गया। सो फ्रेंड्स, हम आपको बता दें, और ये कनेक्ट हुआ है यहाँ से वोल्टेज बैटरी से। सो फ्रेंड्स, वोल्टेज बैटरी से जुड़ा हुआ है, इसका क्या है? 10 ओम है, और इसका जो है क्या है? 20 ओम है। इसका 10 ओम है, इसका 20 ओम है। अब यहाँ का जो करंट होगा I1, और यहाँ का जो करंट होगा I2। अब हम बता दें कि जब समांतर क्रम में प्रतिरोध लगे होते हैं तो जो ये वोल्टेज है ये दोनों में समान, इसमें भी समान, इस प्रतिरोध में भी समान, इस प्रतिरोध में भी समान, यानी कि वोल्टेज यहाँ भी उतना ही पहुँचेगा, यहाँ ही उतना पहुँचेगा। अगर मान लीजिए इसी में कह दे कि V1/V2 का जो रेशियो हो जाएगा, तो V1 का भी वैल्यू V रहेगा और V2 का भी वैल्यू V रहेगा, यानी कि 1/1। यानी कि अगर पूछ दे V1/V2 कितना हो जाएगा, तो 1/1 हो जाएगा। अब बात करते हैं करंट की, तो बात करते हैं करंट की, तो क्या हो जाएगा? आप जानते हैं कि V इज इक्वल टू क्या होता है? IR होता है। V इज इक्वल टू IR होता है। मान लीजिए ये V1 है, और फिर क्या हो जाता है? I क्या हो जाएगा? I मान लीजिए I1 है और R1 है। फिर V2 का बात करते हैं तो I2 हो जाएगा, यहाँ पर R2 हो जाएगा। V1 और V2 बराबर है, यानी कि V ही है, और यानी कि ये दोनों दोनों 1 हो जाएगा। और I1 और I2 की वैल्यू याद करना है। R1 की वैल्यू 10 है और R2 की वैल्यू 20 है, तो ये 0 से 0 कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, और क्या हो जाएगा? यानी कि जो आपका मतलब कि I1 और I2 है वो आ जाएगा 2/1 हो जाएगा। यानी कि जो रेशियो हो जाएगा 2/1 का रेशियो हो जाएगा, 2:1 का रेशियो हो जाएगा I1 और I2 में। I1 और I2 में जो रेशियो हो जाएगा वो कितने का हो जाएगा? 2:1 हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा जो अगला प्रश्न है वो ये है कि वर्ष 2025 में
वर्ष 2025 की जो महिला वर्ल्ड कप है वो कहाँ होगी। सो फ्रेंड्स हम आपको बता देते हैं कि आईसीसी वोमेन्स वर्ल्ड कप 2025 की जो मेजबानी करेगी वो भारत करेगी। सो फ्रेंड्स हम आपको बता दें कि करीब 9 साल बाद 50 ओवरों वाले जो महिला विश्व कप की मेजबानी है वो भारत करेगा। सो फ्रेंड्स हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा जो अगला प्रश्न है वो ये है कि जो च्यवनप्राश होता है, च्यवनप्राश होता है, उसमें जो प्रयोग होता है आंवला, उसका वैज्ञानिक नाम है। देखिए च्यवनप्राश हम इंडियन गूजबेरी कहते हैं, यानी कि इंडियन गूजबेरी, लेकिन इसका जो वैज्ञानिक नाम है वो है फाइलेंथस इम्बिलिका। फाइलेंथस इम्बिलिका, क्या नाम है? फाइलेंथस इम्बिलिका। सो फ्रेंड्स हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा जो अगला प्रश्न है वो ये है कि जो शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार है वो किसे दिया जाता है। तो सो फ्रेंड्स पहले हम आपको बता देते हैं जो शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार है वो गणित क्षेत्र में दिया जाता है, गणितीय विज्ञान क्षेत्र दिया जाता है, गणित के क्षेत्र में दिया जाता है। तो ये गणितीय विज्ञान संस्थान IMSI चेन्नई के प्रोफेसर साकेत सौरभ जी को दिया गया है। किसको दिया गया है? साकेत सौरभ जी को दिया गया है। और यह जो है शांति स्वरूप भटनागर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। सो फ्रेंड्स हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा जो अगला प्रश्न है कि फैराडे के प्रथम नियम किस पर आधारित है। सो फ्रेंड्स हम आपको बता देते हैं कि देखिए जब कोई विद्युत अपघट्य, यानी कि जब कोई विद्युत अपघट्य के विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित की जाएगी तो क्या हो जाएगा, मान लीजिए ये है आपका, ये इलेक्ट्रोड है, यहाँ पर ये सॉल्यूशन है, विलयन है, विद्युत अपघट्य है। तो सो फ्रेंड्स हम क्या करेंगे कि मतलब इसमें क्या करेंगे, तो इलेक्ट्रोड पर जो निक्षेपित, इसमें कह रहा है कि जब हम विद्युत यानी कि करंट प्रवाहित करेंगे, इसमें करंट प्रवाहित करेंगे तो इलेक्ट्रोड पर इस पे और इस पे, यानी कि जो भी प्रेसिपिटेट इकट्ठा होगा, यानी कि जो भी निक्षेपित इकट्ठा होगा, वो निक्षेपित की जो मात्रा होगी वो आवेश की मात्रा पे के समानुपाती होगी। यानी कि फ्रेंड्स क्या होगा, यानी कि मान लीजिए ये W जो है वो निक्षेपित होने वाले पदार्थ की मात्रा है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रहेगा किस पे? चार्ज के। यानी कि जितना ज़्यादा चार्ज होगा उतना ज़्यादा प्रेसिपिटेट यानी कि निक्षेपित पदार्थ होगा इस पे? इलेक्ट्रोड पे। सो फ्रेंड्स आप समझ ही गए होंगे, यानी कि कोई भी विलयन है उस विलयन में जितना ज़्यादा आपका चार्ज रहेगा उतना ज़्यादा क्वांटिटी में निक्षेपित पदार्थ इलेक्ट्रोड पर क्या होंगे? निक्षेपित होंगे, यानी प्रेसिपिटेट होंगे। सो फ्रेंड्स चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा जो अगला प्रश्न है वो ये है कि जो फुफ्फुस धमनी में किस प्रकार की खून रहती है। देखिए पहले हम धमनी के बारे में जान लेते हैं। देखिए जो धमनी होती है और एक शिरा होती है, तो जो धमनी होती है हमेशा शुद्ध रक्त ले जाती है, जो और शिरा होती है वो हमेशा अशुद्ध रक्त ले जाती है। लेकिन ये जो फुफ्फुस धमनी है वो अपवाद है, एक्सेप्शन है। वो एक्सेप्शन क्या है, तो यही कह रहा है कि जो फुफ्फुस धमनी है वो अशुद्ध रक्त को ले जाती है। सो फ्रेंड्स हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा जो अगला प्रश्न है कि हंस संप्रदाय किससे संबंधित है। तो इस संप्रदाय को हंस संप्रदाय, मतलब हम बता रहे हैं जो हंस संप्रदाय है उसे देवर्षि संप्रदाय अथवा सनकादिक संप्रदाय भी कहा जाता है। अब मान्यता यह भी है कि जो सनकादिक ऋषियों ने भगवान के हंसावतार से ब्रह्म ज्ञान का निगूढ़ शिक्षा ग्रहण करके उसका प्रथमोपदेश अपने शिष्य देवर्षि नारद को दिया था। यानी कि ये कह रहा है उसी से संबंधित है हंस संप्रदाय। सो फ्रेंड्स हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा जो अगला प्रश्न है वो ये है कि छठ पूजा में किस देवता की पूजा की जाती है। तो छठ पूजा जो पूजा होती है वो यूपी और बिहार में बहुत ही अक्सर मनाया जाता है। इन सबका जो प्रिय एक त्यौहार है छठ पूजा में, वो जो नदी के किनारे करते हैं और उसमें मतलब कि सूर्य देवता को पूरी तरीके से समर्पित रहता है, उनको एक मतलब कि दिया जलाया जाता है। सो फ्रेंड्स हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा जो अगला प्रश्न है वो ये है कि अनुच्छेद 15 क्या कह रहा है कि अनुच्छेद जो 15 है, आर्टिकल नंबर 15 किससे संबंधित है। सो फ्रेंड्स हम आपको बता दें जो अनुच्छेद 15 है वो भेदभाव का निषेध करता है, भेदभाव को मतलब कि पूरी तरीके से बैन करता है। तो हम आपको बता दें कि जो धर्म के अनुसार मूल, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेद जो है, यानी कि जो भेदभाव है उसको पूरी तरीके से प्रतिषेध किया है आर्टिकल नंबर 15। हम आपको बता देते हैं जानकारी के लिए कि जो 14 से 18 जो आर्टिकल है, यानी कि अनुच्छेद 14 से 18 वो समानता का अधिकार है, राइट टू, यानी कि आपका पूरा अधिकार है समानता का अधिकार, यानी कि राइट टू इक्वलिटी है। सो फ्रेंड्स हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा जो अगला प्रश्न है वो ये है कि इंडियन सुपर लीग 2022 फुटबॉल विजेता कौन है। सो फ्रेंड्स हम आपको बता देते हैं कि अब यहाँ पे क्या है कि हैदराबाद एफसी ने केरल ब्लास्टर्स को पेनाल्टी शूट आउट में हराकर पहली बार इंडियन सुपर लीग का खिताब जीता है हैदराबाद। कौन जीता है? हैदराबाद। सो फ्रेंड्स हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा जो अगला प्रश्न है ये है कि भूगोल का जनक किसे कहा जाता है। तो हम आपको बता दें कि एराटोस्थनीज को कहा जाता है, एराटोस्थनीज को कहा जाता है भूगोल का जनक। अब और हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा जो अगला प्रश्न है वो ये है
हमारा जो अगला प्रश्न है वो ये है कि जो फोटोग्राफी होती है, फोटोग्राफी में कौन सा अम्ल प्रयोग किया जाता है? तो फोटोग्राफी में एसिटिक अम्ल का भी प्रयोग होता है और सिट्रिक अम्ल का भी प्रयोग होता है। एसिटिक अम्ल और साइट्रिक अम्ल का भी उपयोग होता है। इनका जो मतलब कि इन अम्लों का उपयोग क्या होता है, क्षारीय प्रकृति को जो होता है निष्प्रभाव करने के लिए, क्योंकि ये एसिटिक नेचर के होते हैं और जो बेसिक नेचर का होता है उसे कैंसिल आउट करता है यानी कि निष्प्रभावित करता है। एसिटिक अम्ल का जो सूत्र होता है आप जानते हैं CH3COOH होता है, यानी कि एथनोइक एसिड होता है। सो फ्रेंड्स हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा जो अगला प्रश्न है वो ये है कि ये कह रहा है कि मेंडल मडल एक्सपेरिमेंट, यानी कि जो मेंडल यानी कि ग्रेगर मेंडल जी थे उन्होंने क्या किया था, अनुवांशिकता का विकास किया था, यानी कि अनुवांशिकता को चेक किए थे। यानी कि इन्होंने क्या किया था, सबसे पहले एक मतलब कि क्या किया था इन्होंने, मतलब कि मटर के ऊपर ये इन्होंने क्या किया था, पूरा अपना एक्सपेरिमेंट किया था। लगभग 10,000 पौधे बोए थे और उनका क्या किया था, पूरा परीक्षण किया था। तो हम आपको बता दें ये एक मटर के ऊंचे पौधे को और एक छोटे पौधे की संतान को लिए थे, और ऊंचे पौधे और छोटे पौधे की जो संतान लिए थे उसी में से मतलब कि अगर अगर ये अगला जो संतान है फिर अगले का अगला जो संतान है उसमें कौन सा कैरेक्टर ट्रांसफर हो रहा है, तो इसी तरीके से इन्होंने अनुवांशिकता का विकास किया, अनुवांशिकता की पूरी एक्सपेरिमेंट किया। तो अनुवांशिकता किसने प्रतिपादित किया है, तो ग्रेगर मेंडल जी। तो फ्रेंड्स हमारा अगला जो क्वेश्चन है वो ये है कि कॉपर ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस, ये जो रिएक्शन होगा वो कैसी रिएक्शन है, वो रिएक्शन का नेचर पूछती है। तो फ्रेंड्स हम आपको बता देते हैं यहाँ पर जब क्या हो जाएगा, जब कॉपर ऑक्साइड और प्लस ये हाइड्रोजन है ये जब रिएक्शन करेंगे तो बनेगा क्या, बनेगा आपका ये कॉपर बनेगा और प्लस क्या बनेगा, H2O बनेगा। सो फ्रेंड्स हम आपको बता देते हैं कि जब ये बनेगा तो इसमें देखिए अब हम जानते हैं कि जो ऑक्सीडेशन होता है रिडक्शन होता है। ऑक्सीडेशन का मतलब ऑक्सीजन का जुड़ना, यानी कि ऑक्सीडेशन का मतलब ऑक्सीडेशन का जुड़ना यानी कि ऑक्सीकरण हिंदी में, और रिडक्शन का मतलब ऑक्सीजन का निकलना यानी कि अपचयन। सो फ्रेंड्स यहाँ पे आप देखते हैं कॉपर के साथ ऑक्सीजन है, यहाँ से क्या हुआ, कॉपर से ऑक्सीजन निकल गया, तो ये चीज का हुआ यानी कॉपर ऑक्साइड का क्या हुआ, ये अपचयन हुआ यानी कि रिडक्शन हुआ, क्या हुआ, अपचयन हुआ यानी कि रिडक्शन हुआ। सो फ्रेंड्स अब यहाँ देखते हैं हाइड्रोजन की, तो हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन जुड़ गया यानी कि यहाँ क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ यानी कि ऑक्सीकरण हुआ। सो फ्रेंड्स इस रिएक्शन में क्या है, दोनों रिएक्शन है जिसे कहते हैं रिडॉक्स रिएक्शन, यानी कि इसका जो दोनों मतलब शामिल है, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन दोनों, यानी कि ये क्या है, ये रिडॉक्स रिएक्शन का एग्जांपल है, किसका है, ये रिडॉक्स रिएक्शन है, यानी कि दोनों है, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन दोनों है। सो फ्रेंड्स ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को जरूर जरूर दबाइएगा, जिससे कि क्या होगा कि नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचेगा और आप जल्दी से इस वीडियो से बेनिफिशियल होंगे। सो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।